हेलो बच्चों, देखो बेटा आज हम सीखेंगे क्वांटम नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हम ये सीख के आए हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। और ऑर्बिटल्स होते हैं क्या है, न्यूक्लियस के बाहर एक 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, 100% नहीं बोल सकते। वो हमने सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। देखो क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करने से पहले एक बार समझना, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी लोकेशन क्या होगी, मतलब एटम में उसकी लोकेशन क्या है। दूसरी बात नेक्स्ट है, वो किस तरह के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस तरह के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। और जो ये ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो और भी कई सारी बातें जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम में, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, लोकेशन, मतलब कहाँ लोकेट है, कहाँ किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस तरह के ऑर्बिटल्स में वो प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, इन सब की जानकारी हमें क्वांटम नंबर्स देते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर है ना, पोस्टल एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। क्वांटम नंबर क्या है, पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, जैसे हमें किसी इंसान का पता पूछना हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई कि मेरे ही घर का मैं एड्रेस कहूँ तो कहाँ हूँ, जीन में हूँ जी, अर्बन स्टेट में, और दिस एंड दिस मकान नंबर में मेरा ये रेजिडेंस है, तो ये मेरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस हो जाता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस की बात करी जाए तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इन सब की बातों की जानकारी हमें कौन देता है, क्वांटम नंबर्स देते हैं। तो क्वांटम नंबर को डिफाइन करेंगे अब हम। तो क्वांटम नंबर क्या है, डिफाइन में कर रहा हूँ क्वांटम नंबर्स। डेफिनेशन सुनो, फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर सेट है 4 नंबर्स का। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये सेट है 4 क्वांटम नंबर का जो हमें इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी देते हैं। तो मैं कहूँगा क्वांटम नंबर्स क्या है, आर सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच, जिनकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विच, इन क्वांटम नंबर की मदद से वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स present in any atom। कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या बेटा, जैसे बताया कि लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की बात चल रही है, एनर्जी क्या है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, किस तरह के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी। ऐसी और भी बहुत सारी बातों की हमें जानकारी कौन देंगे, क्वांटम नंबर्स। तो आपको पता है क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, पूरी जानकारी चाहेंगे किसकी, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं प्रेजेंट इन एटम, कौन सी जानकारी, लोकेशन, इलेक्ट्रॉन किस जगह पे लोकेट है, उसकी एनर्जी क्या है, और किस तरह के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी। ये सारी बातें हम सीखेंगे किसमें, क्वांटम नंबर्स में। अब हमारे पास ना 4 क्वांटम नंबर्स हैं बेटा। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर आपके पास हैं 4, और ये 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं देखो। एक तो आपके पास हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट हो गया।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन से इसकी नोटेशन देते हैं, फर्स्ट है। सेकंड क्वांटम नंबर जैसे आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, Q1 लिख देता हूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को ना हम एन से नोटेशन देते हैं, एल, स्मॉल एल। तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम नोटेशन देते हैं या तो एम से देते हैं या एम, और इसके सबस्क्रिप्ट में हम एल लिखते हैं, एम या एम, इसके सबस्क्रिप्ट में एन, एल। और लास्ट आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी हम नोटेशन कैसे देंगे, इसकी नोटेशन हम एस से देते हैं, ये इसको हम एम एस इस तरह से भी नोटेशन देते हैं, एस और एम, सबस्क्रिप्ट में क्या है एस। तो ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर हो जाते हैं बेटा। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है जैसे मैग्नेटिक, एम या एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 4 है एस या एम एस लिखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की नोटेशन हम कैसे देते हैं, एन से डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय एन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या सिखाता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भाई देखो एक बार कुछ समझो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जैसे कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, जैसे सेल्स हैं, जैसे दीज आर सेल्स, जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल। तो मैंने वहाँ पे ये सिखाया था आपको कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में है और इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी जाए बाहर से, ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट सेल में है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेगा, सपोज ये तीसरे सेल में जंप कर गया। जब ये तीसरे सेल से इलेक्ट्रॉन दोबारा इसमें फर्स्ट में जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, क्योंकि हायर स्टेट से एक्साइटेड से ग्राउंड में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और जब एमिट करेगा तो ये एनर्जी जो होगी इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, मतलब इसका कुछ कलर होगा और इसकी कुछ वेवलेंथ होगी। तो उसके लिए हमने जैसे स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा था, स्पेक्ट्रा में ऐसे लाइन आ जाएगी। एक लाइन का मतलब है कि एक बार ट्रांजिशन होना। तो जैसे बहुत सारी ऐसी लाइन्स आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मैंने पढ़ाया है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है ना, जैसे ग्राउंड से एक्साइटेड में गया तो उसके लिए लाइन आएगी। जब ग्राउंड से एक्साइटेड में कब जाएगा, जब एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी अब्जॉर्ब करे तो कौन सा स्पेक्ट्रा बताया था, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड में जाएगा तब भी तो ऐसे लाइन आएंगी, किस फ्रीक्वेंसी है, किस वेवलेंथ की आएगी, उसके लिए कौन सा स्पेक्ट्रा आएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा आएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड में जाता है तब तो एमिशन स्पेक्ट्रा बनाता है वो, और एमिशन स्पेक्ट्रा में भी ऐसे लाइन आती है। आपको बताया था कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको कराए हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। और ऐसे ही ग्राउंड से जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, तब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेगा। अब अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने दोनों करा रखे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है ना इन सेल्स के बीच में, तभी लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। ये जो लाइन ही नहीं आई है स्पेक्ट्रा के अंदर, तो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। तो पहली तो यही होगी भाई, हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमें क्या करता है, एलिमेंट्स में जो लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं ना उसके बारे में जानकारी देता है, या वो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। क्योंकि अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने का मतलब ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा आना, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें बताता है। तो पहला इसका क्या है एडवांटेज, या जिससे हम क्या सीखते हैं, इट एक्सप्लेन द मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रा। और किसके बेस पे बनी है स्पेक्ट्रा की लाइन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब, ग्राउंड से एक्साइटेड और एक्साइटेड से ग्राउंड, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन डिफरेंट सेल्स
अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है उसके कारण स्पेक्ट्रा की मेन लाइन बनती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें स्पेक्ट्रा में जो मेन लाइन्स आते हैं ना उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। और क्या एक्सप्लेन करता है आपको, और आपको क्या पता लगेगा इससे? देखेंगे बेटा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट, और हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है अलग अलग सेल्स में। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या जानकारी देता है उसके बारे में बता रहा हूँ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे हम नहीं पढ़ के आए हैं बोर मॉडल में, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इन डिफरेंट सेल्स। एनर्जी लेवल को ही मैं सेल बोल रहा हूँ। तो ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है। किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? -2π²। ये दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। m⁴ और z²/n²h²। तो इस फार्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालते हैं या किसी सेल में एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे m मास है इलेक्ट्रॉन का, E चार्ज है, z एटॉमिक नंबर है। जैसे अगर हाइड्रोजन हो जाए तो Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के लिए Z कितना हो जाएगा? He+ में एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका Z2 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे Li2+ है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, तो इसके लिए Z कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। N सेल का नंबर है, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ये तो जैसे कि हाइड्रोजन के लिए बताया है। और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कौन से होते हैं? जिसमें जैसे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ये तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। उसमें भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं किसी अलग अलग सेल में। उसके अंदर भी किसी सेल में एनर्जी को निकाला जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट है कि एनर्जी बताई जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है और जैसे ये अलग अलग सेल्स हैं, और मैं अगर कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तीसरे सेल में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन बताएगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कौन बताएगा? ये तीसरे सेल में है तो ये भी तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताएगा ना। तो इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है वो भी तो हमें यही क्वांटम नंबर बताता है। फोर्थ पॉइंट है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सेल, डेट इज कितने होंगे? 2n²। इस फार्मूले से निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि n की वैल्यू 1 है, मतलब पहला सेल है, जैसे फर्स्ट सेल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे देखना। n की वैल्यू 1 पुट करना तो 2 नहीं आ गया, 1² 1 × 2। जब n 2 हो जाए, मतलब ये दूसरा सेल है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें? 2⁴ यानी कि 2 × 2² कितना आ गया बेटा? 2⁴ 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे ही जैसे n 3 हो जाए, इसमें तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3⁴2 9, 9 × 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे ही फोर्थ में हम निकाल सकते हैं। यानी किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और आपको ये भी बता रखा है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, या सेल्स की जो एनर्जी होगी ना वो बढ़ती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर। उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर हम देखते हैं। इसमें सेकंड क्वांटम नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसके कई सारे नाम हैं। एजीमुथल भी बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं।
एंगुलर मोमेंटम या इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्यूएन लिख दिया भाई मैंने, क्यूएन का क्या मतलब है, क्वांटम नंबर। सेकेंडरी भी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। अब देखो क्या होता है कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग सेल्स हैं। जैसे यहाँ मैंने 3 सेल बना दिए, फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल। जो ये अलग अलग सेल हैं, जैसे मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ना, सपोज थर्ड सेल में, अब थर्ड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, थर्ड सेल में मैं कह रहा हूँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तीसरे सेल में, तीसरे सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तीसरे सेल में, दे डू नॉट हैव सेम एनर्जी। जैसे अगर मैं कहूँ ना भाई थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी आपको पता है 2n² से, तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, यहाँ n की वैल्यू पुट करना 3, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो तीसरे ऑर्बिट में, सपोज ऐसे एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब की 18 के 18 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न सुनो। मैं कह रहा हूँ किसी भी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। रीज़न क्या है, बिकॉज एक ही सेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अलग अलग पाथ में मूव करते हैं। क्या कह रहा हूँ, अलग अलग पाथ में मूव करते हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम और उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि इन एनी मेन सेल, जैसे थर्ड सेल हो गया, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सेम एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन मेन सेल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि तीसरे सेल के इलेक्ट्रॉन इन एनी मेन सेल मूव इन अ डिफरेंट पाथ। न्यूक्लियस के बाहर जो 3D स्पेस है ना, या जो पाथ है वो अलग अलग है, और अगर पाथ अलग होगा सो दे हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है बेटा, इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग समझो। किसी जो मेन सेल में ना, जैसे मेन सेल, जैसे मैंने तीसरा एग्जांपल उठा रखा है, किसी मेन सेल में सब सेल होते हैं। किसी मेन सेल में बच्चों क्या होते हैं, सब सेल होते हैं या सब लेवल होते हैं एनर्जी के। जैसे कि अगर तीसरा सेल है ना, तीसरे सेल में एक मेन सेल नहीं, इसमें सब सेल भी बनेंगे आगे। ऐसे ही दूसरे सेल में भी क्या बनेंगे, सब सेल बनेंगे। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की नोटेशन हम कैसे देते हैं, L से देते हैं। तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या क्या एक्सप्लेन करता है वो हम सीखेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये कह रहा है कि एक ही सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका एंगुलर मोमेंटम और जो एनर्जी है ना वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन का पाथ और एनर्जी अलग अलग होते हैं और उनका एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कंक्लूजन, एक ही सेल में डिफरेंट सब सेल होते हैं। अब वो कितने सब सेल होंगे किसी मेन सेल में, वो हम इसी क्वांटम नंबर से सीखेंगे। इसी को आगे मैं बताता हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर की नोटेशन कैसे देते हैं हम, L से देते हैं भाई। तो ये क्वांटम नंबर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स, ये हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताएगा भाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम बताएगा इलेक्ट्रॉन का किसी भी सब सेल के अंदर, और नंबर ऑफ सब सेल बताएगा किसी मेन सेल में। तो मैं कह रहा हूं कि इट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन एनी मेन सेल। जैसे जो मेन सेल हो गए ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें कितने सब सेल हैं वो मैं भी निकालना सिखाऊंगा आपको। कितने बनेंगे वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर ही सिखाता है। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम किसी भी सब सेल में कितना होगा वो भी हमें यही क्वांटम नंबर बताएगा। तो ये हमें क्या सिखाता है, एंगुलर मोमेंटम
और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है, आप पहले भी सीख के आए हो, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब सेल। क्योंकि किसी मेन सेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो हम पढ़ के आए हैं ना बोर मॉडल में, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब ये कह रहा है हमें ये और चीज एक्स्ट्रा क्या सिखा रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, ये हमें कौन सिखाता है, ये भी हमें एंगुलर क्वांटम नंबर ही सिखाता है। तीसरा पॉइंट और हमें क्या बताएगा, ये जो अलग अलग सब सेल बन गए ना, इनकी एनर्जी क्या होगी, भाई किस सब सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो ये भी हमें कौन सिखाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर ही सिखाता है। एनर्जी ऑफ वेरियस सब सेल इन एनी मेन सेल, किसी भी मेन सेल में जो सब सेल हैं उन सब सेल की एनर्जी कितनी कितनी होगी वो भी हमें यही बताएगा। फोर्थ है, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इनको विद एग्जांपल। जो अलग अलग सब सेल है ना, किसी मेन सेल में जो सब सेल हैं उन सब सेल की शेप क्या होगी, बनावट क्या होगी, किस तरह के दिखेंगे सब सेल, तो मैं ये कहूँगा शेप ऑफ सब सेल। सब सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एनी मेन सेल, किसी मेन सेल में जो सब सेल होते हैं उन सब सेल की शेप दिखेंगे कैसे हमें वो, तो ये हम बता सकते हैं। और मैंने बताया जी मतलब क्वांटम नंबर को नोटेशन कैसे देते हैं बेटा, नोटेशन हम देते हैं L से। अब देखेंगे हम, अब देखो नंबर ऑफ सब सेल हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सब सेल इन मेन सेल, ये हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे n-1 से, n-1। और n क्या है, n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, कितने सेल हैं उसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। जैसे मैं कहूँ कि n अगर 1 है तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेल हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, n 2 हो गया तो सेकंड प्रिंसिपल सेल हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले जी पहले सेल में कितने सब सेल होंगे, तो वो हमें निकालना है n-1। और यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है जी, वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर मैं यहाँ लिखूँगा, नोट में लिखता हूँ, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू से ही क्या निकालेंगे, सब सेल निकालेंगे। और सब सेल इसको कैसे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो फिर गिवन वैल्यू ऑफ n, इट हैव ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, मतलब ज़ीरो भी एक क्या है, वैल्यू है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। किसी भी मेन सेल में जितनी वैल्यू आएंगी ना उतने ही सब सेल बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मेन सेल में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उतने ही क्या बन जाएंगे, सब सेल बन जाएंगे। देखिए सीखेंगे हम कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि फर्स्ट सेल है भाई, n की वैल्यू 1 है, यानी कि फर्स्ट सेल है ये। फर्स्ट सेल में अगर आपसे ये पूछ ले कि सब सेल इसमें कितने होंगे, फर्स्ट सेल में सब सेल कितने होंगे ये अगर पूछ ले, तो मैं ये कहूँगा कि जब n की वैल्यू 1 हो तो इसमें जो l की वैल्यू है वो निकालना। कैसे निकालेंगे जी, n-1 पुट करना जी, यानी कितना है 1, तो 1-1 क्या हो गया 0, यानी कि 0 एक वैल्यू आई है। तो इसका मतलब जब n इज इक्वल टू 1 हो तो l की वैल्यू क्या है 0 है। कैसे निकाल ली, n-1, तो ये 0 एक वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये एक सब सेल बन गया। तो 0 एक वैल्यू है, क्योंकि जितनी भी वैल्यू आएंगी उतने ही सब सेल बनेंगे। यानी कि जब n 1 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी। अगली बात सुनो, जब n 2 हो जाए मतलब दूसरा सेल, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, यानी कि ये पहला सेल है, जैसे मैं k से डिनोट करता हूँ, इसमें सब सेल कितना, इसमें एक ही होगा भाई। पहले सेल में कितने सब सेल होंगे, एक ही होगा। दूसरे में देखना n इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया ना, 2 - 1 कितना हो गया 1,
तो इसकी वैल्यू आएंगी 2, कौन कौन सी, 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 क्या है, 2 वैल्यू आई हैं, 2 वैल्यू आई हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें 2 सब सेल है, इसमें 2 क्या है, सब सेल। तो मैं ये कहूँगा दूसरे सेल में कितने सब सेल हो गए, इन सेकेंड सेल देर आर 2 सब सेल। उनकी वैल्यू कितनी है, 2 सब सेल की, एक तो वैल्यू है 0 और एक वैल्यू कितनी है, 1 है। बेटा n-1 पुट करके, n तो सेल का नंबर है, जैसे n 1 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो यहाँ सब सेल निकाले जाते हैं, वैल्यू निकाली जाती है इंक्लूडिंग 0, यानी 0 भी एक वैल्यू है, 0 भी हमें एक सब सेल के बारे में बताएगी। जैसे वो n1 हो गया तो l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक सब सेल है। दूसरे सेल में अगर पुट करना है n-1, 2 - 1 1 हो गया ना, तो इंक्लूडिंग 0 भी इंक्लूड है उसमें, तो 0 और 1 हो गया इसमें। तो इसमें 2 वैल्यू आई हैं, इसका मतलब इन सेकेंड सेल देर आर 2 सब सेल। जैसे n3 हो जाए तो यहाँ n-1 पुट करना में, n कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2, तो इसमें 2 आया तो इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0, 1 एंड 2। तो इसमें कितने सब सेल बने बेटा, 3, यानी कि तीसरे सेल में 3 सब सेल, दूसरे में 2 सब सेल, यानी कि मैं ये कहूँगा इन थर्ड सेल देर आर 3 सब सेल। ऐसे ही जैसे मैं फोर्थ में कह दूँ n = 4, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, तो 0, 1, 2, 3, यानी कि फोर्थ सेल में कितने सब सेल हो गए, 4 सब सेल हो गए इसमें। इन फोर्थ सेल देर आर 4 सब सेल। फोर्थ सेल में कितने सब सेल हैं, 4 ही हैं। तो कंक्लूजन देखना भाई, n जब 1 है, कंक्लूजन बता रहा हूँ, n जब 1 है तो l की वैल्यू कितनी है, 0। कितना, l की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसमें सब सेल कितना है, 1 सब सेल। और जब n2 है तो सब सेल कितने हैं इसमें, 0 और 1, तो इसमें कितने हैं, 2 सब सेल, 2 सब सेल। n जब 3 लिया था मैंने यहाँ पे देखना, तो इसमें कितने सब सेल हैं, 0 है, 1 है और l 2 है, यानी कि 3 सब सेल है, 3 सब सेल। ऐसे ही फोर्थ में जब n की वैल्यू 4 है, कौन कौन से सब सेल हैं, 0, 1, 2 एंड 3, इसमें कितने सब सेल हो जाते हैं, 4 सब सेल हो जाते हैं इसमें। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्वांटम नंबर, इसमें कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो बेटा, इसको समझना एक बार। मैं कह रहा हूँ कि जैसे न्यूक्लियस है भाई, और न्यूक्लियस के बाहर ये पहला सेल है, हाफ सेल बना दूँ ऐसे, देखो ये पूरा एटम है, ये मैंने हाफ बनाया है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा इसको सर्कल। जब से मैं कह रहा हूँ कि n = 1, तो इसमें l की कितनी वैल्यू हैं, n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू कितनी है इसमें, 0, यानी कि इसमें एक ही सब सेल है। और जब l की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसको हम s सब सेल बोलते हैं, s सब सेल नाम है भाई ये, s सब सेल। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ s सब सेल, यानी कि पहले सेल में एक ही सब सेल है, कौन सा, s। जब n2 हो जाए, n2 मतलब दूसरा सेल, तो इसमें l की कौन कौन सी वैल्यू थी, l = 0 और l = 1। तो यानी कि दूसरे सेल में एक तो s सब सेल हो गया, और दूसरा कौन सा है, ये एक सब सेल हो गया, इसका नाम जैसे मैं नाम दे रहा हूँ p सब सेल। यानी कि जब l की वैल्यू 0 होती है, इसको बोलते हैं s सब सेल, और जब l की वैल्यू 1 है तो इसको p सब सेल बोलते हैं। और जैसे कि, तो दूसरे सेल में कितने सब सेल हो गए, 2 हो गए, पहले में कितना, 1, दूसरे में 2। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू 3 हो जाए, n की वैल्यू 3 हो, तो सब सेल तो हमने निकालने सीखे ही ना, n-1 से l की वैल्यू हमने निकाली। तो n जब 3 हो जाए, 3 - 1 2 इंक्लूडिंग 0, यानी कि l की वैल्यू 0 होगी। 3 जब n 3 होगा ना, l की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0, 1 और 2। n जब 3 हो जाएगा तो l की 3 ही वैल्यू होंगी। ये तो ऐसे सब सेल है,
ये कौन सा है जी, पी सब सेल है। और ये कौन सा है बेटा, जब L 2 हो जाए ना इसको डी सब सेल बोलते हैं, डी सब सेल बोलते हैं इसको। ऐसे ही N जब 4 हो जाए तो मैं ये कहूँगा N 4 हो जाए 4 - 1 3, तो इसमें L की वैल्यू एक तो 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी और एक 3 होगी। ये S सब सेल के लिए है, ये P सब सेल के लिए है, ये D सब सेल के लिए है। यानी कि L की वैल्यू जब 0 है तो S सब सेल, L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल, L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल, L की वैल्यू 3 है तो F सब सेल होते हैं। देखो जैसे यहाँ L की वैल्यू 0 S सब सेल, L की वैल्यू 0 S सब सेल, L की वैल्यू 0 S सब सेल, L की वैल्यू 1 P सब सेल, L की वैल्यू 1 P सब सेल, L की वैल्यू 1 P सब सेल। यानी जब L 1 होगा तो P सब सेल, L S होगा, L 0 होगा तो S सब सेल, L अगर 2 हो जाए तो D सब सेल, L 3 हो जाए तो F सब सेल। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे N 3 हो जाए, मतलब ये तीसरा सेल है भाई न्यूक्लियस के बाहर, ये मैं सेल बना रहा हूँ, पहला सेल फिर दूसरा सेल। N जब 3 हो गया तो जब N 3 हो जाए तो इसमें कितने सब सेल हैं, देखना भाई N 3 है तो कितने सब सेल हैं, इसमें 3 ही तो हैं। कौन कौन सा, 0 1 और 2। L जब N 2 है तो कितने सब सेल थे, इसमें 2 थे। कौन कौन सा, S और P। S के लिए L की वैल्यू कितनी, 0, P के लिए L की वैल्यू 1। जब N 3 है तो इसमें N 3 है तो कितने सब सेल, 0 1 एंड 2। तो मैं इसमें 3 सब सेल बनाऊंगा, एक तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया भाई। और ये S सब सेल है, ये P सब सेल हो गया और ये जैसे D सब सेल हो जाता है। देखो ये L0 L1 L2, L2 है तो L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल होते हैं। ऐसे ही अगर N 4 हो, मतलब फोर्थ प्रिंसिपल सेल है, तो इसमें सब सेल कितने हैं, 4 ही हैं। कौन कौन से, ये हो गए चारों, S P D एंड F। यानी कि जब न्यूक्लियस के बाहर ही चौथा सेल आ गया ना, सेल है न्यूक्लियस के बाहर चौथा सब सेल, तो इसमें सब सेल कितने होंगे, 4 ही होंगे। पहला हो गया, दूसरा, और ये जैसे थर्ड हो गया, और ये जैसे हो गया भाई फोर्थ। ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया और ये F सब सेल हो गया। तो पहले सेल में कितना, 1 सब सेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या ही आया भाई हमारा, कि जो भी सेल का नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। जो भी सेल का नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ये चीज़ ध्यान रखना, L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल, L की वैल्यू 1 P सब सेल, L की वैल्यू 2 D सब सेल, L की वैल्यू 3 है तो F सब सेल। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले में 1 सब सेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो नोट क्या है जी, कंक्लूजन क्या है, किसी मेन सेल में कितने सब सेल होंगे, जो सेल का नंबर है ना उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ सब सेल इन एनी मेन सेल is equal to the number of cells। सेल का नंबर क्या है उतना ही, जैसे 1 है तो 1 है, 1 ही सब सेल है, 2 है तो 2 ही सब सेल हैं, 3 है तो 3 सब सेल, 4 है तो 4। यानी कि जो सेल का नंबर है उतने ही क्या हो जाएंगे, सब सेल हो जाएंगे किसी मेन सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या सिखा रहा है, किसी मेन सेल में कितने सब सेल हैं और उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है। और जो सब सेल बताए आपको, सब सेल कितने बताए हैं, सब सेल जैसे मैंने बताए हैं भाई अभी तक 4 बताए थे ना। जैसे n जब 1 हो तो इसमें L की क्या वैल्यू है, 0। n जब 2 हो तो इसमें L की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 1। n की 3, L की 0, L की 1, L की वैल्यू 2। n 4 है तो इसमें L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। ऐसे ही अगर n 5 हो जाए तो इसमें L की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे हम। यानी कि हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं किससे, n से। अब देखो जैसे आपको 4 सब सेल नहीं बताए हैं, S P D और F। इन S P D और F जैसे 4 सब सेल मैंने आपको बता दिए। ये आगे भी हो सकते हैं, जैसे कि L अगर
जीरो है तो एस सब सेल, एस एक है तो पी सब सेल, दो है तो डी सब सेल, तीन है तो एफ सब सेल, एल चार है तो फिर जी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे। तो ये जो चार सब सेल है ना, इन चारों सब सेल की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, तो मैं वो लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ सब सेल इन एनी मेन सेल। किसी मेन सेल में जो सब सेल है उन सब सेल की एनर्जी में लिख रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल में फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल है, देखो ये फोर्थ सेल हो गया, तो इसमें सब सेल कितने हैं, चार ही तो हैं, 0 1 2 और 3, यानी कि इसमें ये आपके पास एस पी डी और एफ चार सब सेल हैं। तो एनर्जी का ऑर्डर ये होता है इनका, यानी कि एस की एनर्जी, एस सब सेल की एनर्जी पी सब सेल से कम होगी, पी सब सेल की एनर्जी डी सब सेल से कम होगी और डी की एफ सब सेल से कम होगी। जैसे फोर्थ सेल है जी, तो फोर्थ सेल में ये लिखूंगा मैं 4s, और फोर्थ सेल है तो इसके लिए लिखूंगा 4p, और फोर्थ सेल है तो इसके लिए लिखूंगा मैं 4d, फोर्थ सेल है तो 4f। यानी कि ये कहूँगा मैं एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, 4p की एनर्जी 4s से ज़्यादा होगी, 4d की एनर्जी 4p से ज़्यादा होगी, 4f की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। यानी कि एनर्जी का ये ऑर्डर रहेगा भाई। किसी मेन सेल में जो सब सेल हैं, इन सब सेल की एनर्जी का ऑर्डर ये बताया मैंने आपको, तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। अब इसमें एक पॉइंट और बताऊंगा, नोट में लिखो आप। मैंने बताया ना एंगुलर मोमेंटम किसी भी सेल में कैसे निकालते हैं, तो किसी सब सेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ना, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट में हम जैसे पढ़ेंगे एजीमुथल के बाद ना, ऑर्बिटल्स आपको बताया है। तो किसी भी सेल में क्या होते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, सेल में क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और आगे मैं सिखाऊंगा आपको सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल्स। या सेल में भी कह सकते हैं भाई किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो नोट में आप नोट करोगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल आपको बताया है। ऑर्बिटल्स क्या है, 3D स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। 3D स्पेस बताया है। तो इसका फार्मूला है जी रूट ऑफ L प्लस 1, और रूट से बाहर है h/2π। ये फार्मूला है क्या निकालने के लिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किसी भी ऑर्बिटल में। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ना किसी भी ऑर्बिटल में किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे, n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि जैसे 1s है, पहला सेल का सब सेल, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ बेटा, जगह यहाँ कम है थोड़ी सी। मैंने ये कहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ये बताया मैंने। फार्मूला क्या है, रूट ऑफ L प्लस 1 h/2π। तो ये L क्या होता है बेटा, ये तो सब सेल है। क्या कहीं तुम्हें ये N दिख रहा है यहाँ पे, N जो कि प्रिंसिपल सेल में मैंने दिखाया था। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो सिर्फ L पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि 1s है भाई, 1s 2s 3s, और s के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, s के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, s के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0। यानी कि यहाँ पे देखना n क्या है जी, इसका n कितना है 1, इसका n कितना है 2, इसका n कितना है 3। ये तो सेल के नंबर हैं, और ये s ये क्या है बेटा, सब सेल। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिर्फ L पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे एक पूछ लेना कोई 1s 2s 3s 4s 5s 6s, क्या इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम सेम होगा कि अलग अलग होगा, मैं ये कहूँगा कि सेम होगा। 1s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम वही होगा जो 2s में होगा, और 2s में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वही होगा जो 3s में होगा। 3s में जो इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम वही होगा जो 4s में होगा। ऐसे ही सेम होगा, क्योंकि बेटा एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है, क्योंकि L तो सेम है ना S के लिए।
ध्यान रखना फॉर एस सब सेल एल की वैल्यू भाई 0 होती है, और तो एल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना एंगुलर मोमेंटम। तो एल सभी का सेम ही इनका 1s 2s 2s 4s 5s 6s एल तो सेम ही है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये थे बेटा जैसे हमारे दो क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किए इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे दो क्वांटम नंबर और बच जाते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इसमें, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़े अच्छे से क्वांटम नंबर ये आपको सीखने हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको 200% मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास के रिगार्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी class and be regular in your studies. Thank you students.